जय हिंद दोस्तों। तो हमने इसके पहले के वीडियो में बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में देखा था। इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला है ग्रंथि से संबंधित बहिर्स्रावी ग्रंथि, उसमें केवल हम लोगों ने समझा था। इसमें हम समझेंगे लीवर के बारे में। ये 8वीं बहिर्स्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी नहीं बल्कि बहिर्स्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहिए या मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कहिए, दोनों कौन होगा? तो यकृत होगा, जिगर होगा। इसका मानव शरीर में वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो यानी कि 1.5 kg से 2 kg अप्रॉक्स होता है लगभग में। मानव शरीर में इसकी जो स्थिति होती है वो मानव शरीर में बाएं साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में होता है? तो लेफ्ट साइड में होता है। मानव शरीर में यह लीवर बाएं साइड में होता है। यह मुख्य रूप से 2 कोशिकाएं से बना होता है। कौन कौन? तो हेपेटिक सेल और कुफर सेल। हेपेटिक और कुफर सेल, इन दोनों का काम क्या होता है? तो हेपेटिक सेल और कुफर सेल दोनों को बारी बारी समझते हैं। हेपेटिक सेल जो होता है यह अगर अच्छा से काम नहीं करता है तो इसी के कारण होता है हेपेटाइटिस। कौन सी रोग होती है? हेपेटाइटिस रोग होती है। हेपेटिक सेल अगर गड़बड़ होता है तो कौन सा रोग होगा? तो हेपेटाइटिस रोग होगा। कुफर सेल जो होता है यह जहर और शराब को निष्क्रिय कर देता है। जहर और शराब दोनों के असर को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जहर ले लिए हैं या शराब ले लिए हैं तो यह जितना कोशिश करने के लायक होगा उतना ही कोशिश कर पाएगा। लेकिन अगर आप बाल्टी के बाल्टी शराब पी रहे हैं, एकदम पूरा सुबह शाम उठौना कर लिए हैं, तो उस स्थिति में ये बेचारा कुफर सेल कितना उसे निष्क्रिय कर पाएगा? ये निष्क्रिय करने के बजाय अब ये कुफर सेल क्षतिग्रस्त होने लगेगा। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि कुफर सेल मर जाएगा, और कुफर सेल मरते ही आपका लीवर जो है क्षतिग्रस्त होगा, और लीवर के क्षतिग्रस्त होने के बाद से वो जितना पुनर्निर्माण करने वाली होगा उतना ही कर पाएगा। बाकी आपका लीवर जैसे डेट किया बस हो गया, आपका ज़रूरत से ज़्यादा काम तमाम होने वाला है। इसीलिए शराब बहुत ही क्या, बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए। बहुत कम नहीं बल्कि पीना ही नहीं चाहिए। जहर की तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग कभी भी देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है तो उसके लीवर की जांच होती है। अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसके लीवर की जांच होती है, क्योंकि वहीं पर उसे निष्क्रिय किया जाता है। फिर अगला हम टॉपिक देते हैं इसी में, कोशिका विभाजन इसमें सबसे तीव्र होती है। कोशिका विभाजन जो होती है वो सबसे तेज होता है। किस में? तो लीवर में। लीवर जो होता है कोशिका विभाजन का कार्य सबसे तीव्र गति से करता है। पुनर्निर्माण यानी कि उसमें सबसे तेज होती है। अगर लीवर की कोई कोशिका मर रही है तो वह पुनर्निर्माण करने में भी सक्षम होता है। पुनर्निर्माण मतलब कि अगर कोशिका मर रही है लीवर का तो वह दूसरी कोशिका भी जल्दी से बना लेगा अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा। इसी कारण से शराब आप पीते हैं तो कोशिका तो मरती है, इससे जहर से भी मरता ही है। लेकिन अगर हिसाब से रहेगा, अगर कम ही शराब पिए हुए हैं, कम ही जहर खाए हुए हैं, तो समझिए कि कुछ हद तक ये अपना काम करेगा और फिर अपना नया कोशिका बना लेगा। लेकिन ज़्यादा अगर जहर खा लिया कोई व्यक्ति या शराब ज़्यादा पी लिया तो इसकी कोशिका जब मरना शुरू होगी तो लगातार मरते रहेंगे, जिसके कारण से नया कोशिका नहीं निकल पाएगा और कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा उस समय। तो जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो लीवर आपका क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, आखिर ये जो लीवर होता है यह क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो ये लीवर जो होता है सबसे पहले पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है। और ये पित्त का क्या काम होता है? तो यह पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है? क्षारीय बना देता है। यहाँ पे थोड़ा सा शब्द मिस्टेक हुआ है, अक्षर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग।
तो पित्त जो है वह भोजन का निर्माण नहीं बल्कि भोजन को क्षारीय बना देता है, यानी कि पाचन में सहायता करता है। अमाशय में भोजन जो है वह कैसा होता है, अम्लीय रहता है, जो कि आंत के लिए हानिकारक होगा। अब उसे क्षारीय बनाने में मदद कौन करता है, तो यही यकृत से निकला हुआ पित्त, यकृत से निकला हुआ पित्त, जिसका निर्माण यानी कि इस पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, इंग्लिश में बाइल बोल सकते हैं। फिर हिपैरिन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है। अब इन सभी का क्या क्या काम होता है, तो हिपैरिन जो होता है यह हिपैरिन ब्लड को जमने से रोकता है। आपके शरीर में जो ब्लड है वो जमे नहीं, उससे यह हिपैरिन रोकता है आपके शरीर में ब्लड न जमे। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है ये दोनों के दोनों ब्लड को जमाने का काम करता है। अब तो फंस गया समस्या यहाँ पे भारी, क्योंकि हिपैरिन जो है यह ब्लड को जमने नहीं देगा। ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है ये ब्लड को जमाएंगे ही जमाएंगे। तो फिर समस्या क्या होता है, समस्या कुछ नहीं होता है बबुआ। हिपैरिन जो है आपके शरीर में ब्लड को जमने नहीं देगा, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये कहीं पे भी आपके शरीर में किसी भी अंग पर जब कटता है या फिर छिला वाला जाता है तो उस समय यह ब्लड को जमाने का काम करेगा। शरीर के अंदर में नहीं बल्कि कटने के बाद में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है यह ब्लड को जमाने का काम करता है। क्योंकि उस समय हिपैरिन जो है जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा यह डेथ कर जाता है, और इसके डेथ करते ही ये दोनों कार्य करने लगते हैं, यानी कि ब्लड को जमा देते हैं। ब्लड को जमाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में हमने ब्लड चैप्टर में डिटेल से समझाया है। चलिए अगला है आरबीसी जो होता है, यह आरबीसी का निर्माण बच्चों में यानी कि भ्रूणावस्था में यह लीवर ही करता है। कौन करता है, लीवर, क्योंकि उस समय उनकी अस्थियां अभी परिपक्व नहीं हुई रहती हैं, उनमें अस्थि मज्जा का निर्माण भी अच्छा से नहीं हुआ रहता है। इसीलिए भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में कौन करेगा, यकृत करेगा। और उस यकृत के मेसोडर्म में होता है। कहाँ पे होता है, मेसोडर्म में होता है। फिर देखते हैं यकृत जो है बिलिरुबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बिलिरुबिन का। देखिए होता क्या है, आरबीसी में से बिलिरुबिन को ये छांट लेता है, अंदर अपने पास रख लेता है। लेकिन जब इसका पित्त वाहिनी जो होता है वह पित्त वाहिनी अगर खराब हो गया तो उस समय पित्त वाहिनी के खराब होने के बाद यह बिलिरुबिन को अपने पास नहीं छांट पाता, अपने पास नहीं रोक पाता है, जिसके कारण यह बिलिरुबिन मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके साथ मिलकर, तो आरबीसी के साथ मिलकर, यानी कि उसको आके रुकना चाहिए था लीवर में, लेकिन ये लीवर में नहीं रुक पाया और ये मानव शरीर के सभी अंगों तक जाने लगा। किसके साथ, तो आरबीसी के साथ। और जब सभी अंगों तक जाने लगा तो बिलिरुबिन जो होता है यह पीले कलर का होता है, पीला रंग देता है, जिसके कारण से पूरे शरीर का रंग अब पीला होने लगता है, जिसके कारण पीलिया रोग होता है, जिसको इंग्लिश में जॉइंटिस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जॉइंटिस बोलेंगे। तो पीलिया रंग किसके कारण होगा, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। और ये बिलिरुबिन किसके द्वारा रोक लिया जाता है, तो ये बिलिरुबिन जो है रोका जाता है यकृत के द्वारा। लेकिन जो पित्त वाहिनी होता है उस पित्त वाहिनी के बीच अगर कोई अवरोध आ जाता है तो उस समय यह बिलिरुबिन नहीं रुक पाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है, जिसके कारण से पीलिया रोग हो जाता है। अगला फिर देखिएगा, ये यकृत जो है यकृत के द्वारा विटामिन ए और विटामिन डी का निर्माण होता है। यकृत में किसका किसका निर्माण होगा, तो यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी का भी निर्माण होता है। इसी यकृत में वसा भी स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, वसा भी स्टोर होता है। अब ये तो हम निर्माण देख रहे थे, अब देखते हैं कि यह क्या क्या चीज़ चेंजिंग लाता है।
तो चेंजिंग के रूप में यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। आपके शरीर में ब्लड में अमोनिया तैयार होता है, लेकिन उस अमोनिया को ये चेंज करके यूरिया में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। आप जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त होता है आपको ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से यह ग्लाइकोजेन बना देता है। क्या बना देता है? ग्लाइकोजेन। अगर आपका यकृत खराब होता है तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वह ग्लाइकोजेन में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते जाएगी। आपका जो यकृत है यह कार्बोहाइड्रेट को वसा में और वसा को कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। आप भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर इस कार्बोहाइड्रेट की खपत हो रही है अगर कार्बोहाइड्रेट की खपत हो रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो वह कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है वसा में, फैट में। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में फैट बोलेंगे। तो यह फैट में बदल जाता है और वही वसा फिर आगे चल के कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के लिए मेन भूमिका निभाता है। हार्ट अटैक में यह मेन भूमिका निभाता है कोलेस्ट्रॉल। एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ट अटैक का कारण है तो क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अगर अधिक मात्रा होगी तो कोलेस्ट्रॉल हुआ, आपको हार्ट अटैक हुआ। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल अगर देखा जाए तो यह लीवर के पास ही होता है, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके रखता है वसा को। तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे? तो लीवर में। चलिए, यहाँ तक हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड समाप्त हुआ। अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड, वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिटेल से वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।